हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम आज क्लास 12th की अकाउंट्स, जिसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? डेथ ऑफ पार्टनर। अभी तक हमने इससे पहले के सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियरली मैंने समझाए हुए हैं। आज यहाँ पर हम डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो हम समझना स्टार्ट करते हैं कि पार्टनर की डेथ होती है तब पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है। हमने पढ़ा कि जब पार्टनर का एडमिशन होता है तब क्या होता है, जब रिटायरमेंट होता है तब क्या होता है। लेकिन यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है कभी भी, क्योंकि डेथ तो अनसर्टेन है, पता नहीं होता किसी को कि डेथ कब होगी। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है कभी भी, तो आप मतलब फर्म उस स्थिति में क्या करती है। देखिए, डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें समान हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पार्टनर जा रहा है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें समान नहीं हैं। पहली, डेथ जो होती है कभी भी प्लान नहीं होती, और जो रिटायरमेंट होता है वो हमेशा प्लान्ड होता है। जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वो पहले ही बता देता है कि भैया जो अगला सेशन आएगा तब से मैं रिटायरमेंट लूँगा। सारी तैयारी हो जाती है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमारा जो तीसरा पार्टनर है वो नहीं रहने वाला है, और उस हिसाब से सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, सब मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन जो डेथ होती है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, हो जाती है। अब उस समय पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, जो अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जब अकाउंटिंग ईयर एंड हो तभी उसकी डेथ हो, कभी भी बीच में हो जाए, नवंबर में या दिसंबर में, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या करती है, जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का पूरा हिसाब किताब तैयार कर लेती है। सेकेंड क्या है जो अलग है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जितना भी पैसा है एडजस्टमेंट का, सब उस व्यक्ति को जाता है जो रिटायर हो रहा है, क्योंकि वो तो जीवित है, उसके अकाउंट में ही जाएगा, वो बाद में उसका जो यूज़ करे। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर की स्थिति में सारा पैसा उसके लीगल एग्जीक्यूटर के पास जाता है, जो उसने नाम दिया होता है कि भैया इन केस सभी पार्टनर्स के साथ ये स्थिति होती है। वो हर व्यक्ति जो पार्टनर है फर्म में, वो अपने साथ किसी एक व्यक्ति का नाम देता है कि कभी कोई इस तरह की हादसा या दुर्घटना हो जाती है जिसमें किसी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जो पैसों का हिसाब किताब है हमारे साथ, हमारा ये व्यक्ति, भाई बहन, माँ बाप या बच्चे, कोई भी कभी वो नाम दे सकता है। तो वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है लीगल एग्जीक्यूटर। तो लीगल एग्जीक्यूटर वो पैसा रखता है, यदि प्रॉफिट होता है तो वो भी उसके पास आता है, लॉस होता है तो उस लीगल एग्जीक्यूटर को ही वहन करना पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं किसमें, डेथ ऑफ पार्टनर में। अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 8 एडजस्टमेंट लिखे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, हर जगह कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने को बताए गए हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी एडजस्टमेंट करने को बताए गए हैं। क्या एडजस्टमेंट है? सबसे पहला एडजस्टमेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। थर्ड है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर होता है जो पार्टनर की डेथ हो जाती है, उससे डिसीज पार्टनर कहते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। डिटरमाइन अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। पेमेंट टू डिसीज पार्टनर लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ हिज एस्टेट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये 8 एडजस्टमेंट होते हैं जो करने होते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम आप हर एडजस्टमेंट का एक वीडियो बनाएंगे यहाँ पर भी, तो नहीं, यहाँ ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो शुरू के 4 एडजस्टमेंट हैं 1 2 3 4, ये सेम वैसे ही हैं जैसे हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़े थे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पार्टनर जा रहा है, वहाँ पर भी पार्टनर जा रहा था। मतलब यहाँ पर डेथ हो गई है, वहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा था, लेकिन सारी चीज़ें, सारे एडजस्टमेंट सेम वैसे ही होंगे। जैसे पहला वाला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होता है, हमें क्या करना रहता है, जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना रहता है, निकालते हैं ना हम। फिर हम क्या करते हैं, उनको गेनिंग शेयर, जो पार्टनर चला गया है वो जो शेयर छोड़ के गया है, उन शेयर को किस में ऐड करते हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके शेयर में, तो उन्हें गेनिंग शेयर भी मिलता है। ठीक है ना। तो ये सारा कैलकुलेशन सेम वैसे ही किया जाता है जैसा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में किया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो नया हो,
जो आपने पढ़ा नहीं हो। तो आप यदि ये देखना चाहते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा सा रिकेप भी करना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए मेरा, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अब भैया जो पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है ना, उसने इतने सालों तक काम किया था ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भैया गुडविल, उसका नाम तो जुड़ा है ना, उसके नहीं होने से क्या होता है, तो यहाँ पर जो लीगल एग्जीक्यूटर होता है किसका, जो डेथ हो गई है जिस पार्टनर की, डिसीज पार्टनर का, उसे पेमेंट किया जाता है गुडविल का किसके द्वारा, जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके द्वारा। वो कंपनसेट करते हैं किसको, गुडविल की वैल्यू को डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है जो हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ी थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी डेथ हो गई है 15 अक्टूबर को, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, और 15 अक्टूबर तक उसने काम किया, एक दिन पहले तक उसने काम किया, सडनली उसकी 15 को डेथ हो गई। अब जब तक उसने काम किया और उससे पहले जो उसने एसेट्स खरीदी होगी, तो उन सारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना होगा, वो सारी जो लाइबिलिटीज़ है किसी को पैसा वैसा देना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, सिर्फ 2 पार्टनर बच रहे हैं, एक पार्टनर चला गया है, अब वो 2 पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, पूरा काम अपना नए सिरे से करना पड़ेगा, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टनर चला गया है उसकी जो एसेट्स थी, उसकी जो लाइबिलिटीज़ थी, उन सब का हिसाब करने के बाद उन्हें अपना खुद से फिर से करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि वो सब पुराना जो रेशो था, ओल्ड रेशो, उसी में कंटिन्यू कर दें, हो सकता है कि कोई नया रेशो बना लें, हो सकता है कि पहले तो वो गेनिंग शेयर लेंगे ना, जो पार्टनर चला गया उसका शेयर वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हो सकता है किसी नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें या पुराने रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा क्वेश्चन पूछता है। तो कहने की बात यह है कि जब पार्टनर की डेथ हो गई है उस समय तक का और अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है तब तक का पूरा क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। हमें पता ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी क्या करती है, कुछ रिजर्व बनाती है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, वो अकेला ही व्यक्ति है तो वहाँ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप फर्म में जो रिज़र्व हैं वो जो 2 या 3 पार्टनर है वो मिलकर रिज़र्व बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 2 या 3 पार्टनर मिलकर आपस में शेयर करते हैं। तो जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो रिज़र्व है और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक्यूमुलेटेड को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है, हमें पता ही है। तो जो रिज़र्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका भी क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, क्योंकि जो लीगल एग्जीक्यूटर होता है, ठीक है ना, जो जिसकी डेथ हुई है उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर है वो क्या करता है ना, वो बात को समझता है, वो कहता है कि भैया जो हिसाब किताब है उसे करो। तो वो जाके फर्म के बाकी बचे हुए पार्टनर से कहता है, वो बोलता है प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट दो, लॉस होगा तो पार्टनर्स खुद उससे लॉस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये बिल्कुल पुराने हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में दिए हुए हैं, इनका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब इसके बाद क्या है, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, डिसीज पार्टनर, उसका जो प्रॉफिट या लॉस है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का, उसको उसकी डेथ तक का पैसा मिलने का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना है, तो वो हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। अब हमने जब कैलकुलेशन कर दिया फिर हमें उसका अमाउंट बताना पड़ेगा कि भैया कितना अमाउंट पेड करना है। उसके बाद पेमेंट टू डिसीज पार्टनर लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ हिज स्टेट। अब जितना पेमेंट करना बताने के बाद अब हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा लीगल एग्जीक्यूटर को, तो उसके लिए भी बहुत प्रोसेस होती है, उसको भी हम समझेंगे। और फिर जो बचे हुए पार्टनर हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपनी कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, वो किस तरह से करते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इनके वीडियो सेम वैसे ही हैं, इनकी जो समझाने का मेरा तरीका वैसा ही रहेगा जैसा हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ा है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख लेना। अगला वीडियो जो होगा हमारा ये 5th एडजस्टमेंट का होगा, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। बाय बाय।